दोनों एक ही सरणी में आते हैं और दोनों के दोनों लोग वार कर रहे हैं। इधर हमारे रहनुमा भी वार कर रहे हैं, उधर बीजेपी भी वार कर रही है। तो हमें तो मेरी आंखें, आपकी आंखें बंद हो सकती है पत्रकार साहब, क्योंकि आप पत्रकार हैं। आपको आज मेरा इंटरव्यू लेने के बाद कल किसी और का भी लेंगे आप लोग जो है। सवाल तो सवाल रहेगा। तो सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि आप समाज के लोगों की जो आंखें अभी बंद कर रखी है नेता लोगों ने, मेरी आंखें बंद नहीं है। मुझे दिख रहा है कि हमारे राजनीतिक लोगों ने हमें बर्बाद किया। हाँ, मुझे दिख रहा है कि जो बीजेपी सरकार है ये वो भी बर्बादी करने पर लगी है। क्या असदुद्दीन जैसे और ये जो बड़े बड़े और नेता लोग हैं, क्या इनके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी कि वो इस कानून का विरोध करें? कर सकते। विरोध तो किया है, उन्होंने विरोध किया है उस साहब, लेकिन वो माइनॉरिटी में है मुसलमान इस देश में। माइनॉरिटी दलित कहाँ पे हैं बताइए आप मेरे को, सिख कहाँ पे हैं बताइए मेरे को। के खिलाफ कोई कानून नहीं ऐसा बना। कैसी बात करें, रोज दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, वो सारे संगठित होकर अत्याचार होता है, मैं मानता हूँ। उनके पत्रकार साहब, उनके अपने लीडर है, ताकत रखते हैं, उनकी मानसिकता सही है, हमारे लोगों की मानसिकता भ्रष्ट है। बात कानून की हो रही है चौधरी साहब। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा। इस समय हमारे साथ सहारनपुर से वरिष्ठ एडवोकेट जाकिर चौधरी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चौधरी साहब कि वक्फ है क्या, बहुत से लोगों को पता नहीं है। देखिए, वक्फ, सबसे पहले तो वक्फ का नाम लेते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ जो है एक अल्लाह की मर्जी के लिए, खुदा के लिए कोई दान की गई प्रॉपर्टी होती है, इसको वक्फ बोलते हैं। वक्फ कर दिया मैंने जो है। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैं अगर उस प्रॉपर्टी को वक्फ में देता हूँ तो वक्फ प्रॉपर्टी बोली जाएगी, इसको दान बोल देते हैं। कोई भी चीज़ हम अगर अपनी दान करेंगे या कोई भी अपनी प्रॉपर्टी हम दान करेंगे अल्लाह के नाम पर उसको देंगे, तो यानी कि वो ये एक अरबी का लफ्ज़ है, वक्फ उसको कर दिया हमने अल्लाह के नाम पर। तो ये एक मुसलमानों के लिए एक ये प्रॉपर्टी है, वक्फ की गई संपत्ति है। वक्फ कानून के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सभी मुसलमान जो है उसमें प्रॉपर्टी देंगे। उसमें कोई गैर मुस्लिम भी दे सकता है, उसमें हिंदू भी दे सकता है, बौद्ध भी दे सकता है, जैन भी दे सकता है, पारसी भी दे सकता है, सिख भी दे सकता है, बुद्ध भी दे सकता है, मुसलमान भी दे सकता है। वक्फ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब मुसलमान ही उसमें अपनी प्रॉपर्टी। कोई भी किसी भी जाति धर्म से हो, कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी एनी अदर ETC। बहुत अहम सवाल यहाँ होता है चौधरी साहब, आपने ये बता दिया कि वक्फ जो है कोई भी कर सकता है, कोई भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी जाति धर्म से हो। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जो वक्फ की गई संपत्ति है वो संपत्ति किसके लिए वक्फ की गई है और उसका हकदार कौन होगा? देखिए, वक्फ के अंदर जो संपत्ति दान की जाती है और फिर जो उसको वक्फ कहलवाई जाती है, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते दे दी जाती है, तो उस चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति ने दी हो, वो किसी जाति मजहब उसमें कुछ नहीं देखा जाता है, उसमें किसी को भी कोई भी दे सकता है। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम चली जाती है तो उस प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए दी गई है, उसका भला जो है किसी गरीब व्यक्ति को हो। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का जो है फ़ायदा गरीब को होना चाहिए। यानी कि किसी के पास मान लीजिए घर नहीं है रहने के लिए, और तो वफ़ की जिम्मेदारी होती है, जो उसका एक कमेटी होती है कि आप देखें कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये प्रॉपर्टी हम लोगों को मिली है और हमारी कम्युनिटी में इस प्रॉपर्टी का जो है ऐसी जगह इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे ये सेट बैठती हो। यानी कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो प्रॉपर्टी दी गई है, अल्लाह के नाम पे वो प्रॉपर्टी दी गई है, उसका इस्तेमाल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे किसी गरीब के पास कोई घर नहीं है, उसको कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाती है कि आप अपना घर बना लीजिए। चौधरी साहब ये जानना चाहेंगे कि मुसलमान उसके हकदार होंगे या कोई और अदर धर्म से भी, रिलीजन से भी उसका हकदार हो सकता है? देखिए, अभी तक जो है उसमें मुसलमान हकदार थे, अभी तक उसमें पूरी वक्फ में कोई दे सकता है प्रॉपर्टी, लेकिन उसका जो हिस्सा होगा वो मुसलमानों का अपना हिस्सा था, उसमें मुसलमानों के ही उसमें हक होगा, मुसलमानों के ही हक में उसको। वक्फ कोई भी कर सकता है, लेकिन वक्फ जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी संपत्ति है जिस पर हक जो है सिर्फ गरीब मुसलमानों का होता है। तो आप क्या, किस तरीके से देखते हैं ये जो अमेंडमेंट किया गया है, आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? क्या इससे फ़ायदा होगा जो मोदी सरकार लेकर के आई है या नुकसान होगा? हमारे देश के 3rd नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे देश के वक्फ बोर्ड के पास है। 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं।
लेकिन इस प्रॉपर्टी का अगर जो आपने क्वेश्चन किया है, क्या इसका जो कानून बना है, जो अमेंडमेंट 2025 में अभी गवर्नमेंट ने किया है, क्या इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल में आप इस बात पे आने से पहले एक सवाल और कीजिए कि उससे पहले इसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने एक बात कही है चौधरी साहब के वक्फ के पास जो है ना देश में तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है, यानी कि हो सकता है रेलवे के पास होगी और दूसरी गवर्नमेंट का अपना होता है, सब गवर्नमेंट का होता है, आर्मी के पास होगी। जी, तीसरे नंबर पे वक्फ के पास है। अब मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति है जो उनके लिए वक्फ की गई है, तो फिर देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है हिंदुस्तान में? देखिए, अगर मैं 1995 की बात करूं, जब वक्फ बोर्ड एक्ट आया था, उसके बाद 1990 ये तो पहले आया था, लेकिन 1995 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, तब भी जो है ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की ही मानी गई, मुसलमानों की मानी गई। फिर 2013 में जो है इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो है, तब भी ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी गई है। अब आकर के बीजेपी ने इसमें पूरी राजनीति खेली और इस प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं अपना हिस्सेदारी जो है वो बात की गई है, जताने की कोशिश की गई है। लेकिन मेन सवाल ये आता है कि अब जो बीजेपी ने 2025 में इसमें अमेंडमेंट बिल जो बहुत ख़तरनाक तरीके से लेकर आई है, इससे पहले इस प्रॉपर्टी का जो पूरी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इसका सही से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिल्कुल मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद आज अगर हम लोग समाज के बीच में जाएं और समाज के लोगों के बीच में जाकर देखें, तो हमारे से यहाँ हम दूसरे नंबर के दलित हैं देश में। हम भले ही अपने आप को बहुत अयोध्या मान ले, कोई बड़े बड़े कुछ राजनीतिक लोग हो जाए, खास करके मुस्लिमों के, खास करके मुसलमानों के हम दूसरे नंबर के दलित बना दिए गए हमारे लोगों ने जो है। लेकिन जितनी देश की तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, अगर इस प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जो मुसलमान लोग हैं उनकी यह हालत नहीं होती। हमारे अपने स्कूल होते, हमारे अपने कॉलेज होते, हमारे अपनी यूनिवर्सिटी होती, हमारे अपने जो गरीब लोग हैं जिनके पास आज जो है झोपड़ी है, छप्पर है, जहाँ रो रहे हैं, अपनी खुद की जो है ज़मीन नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी उन गरीबों को दे दी जाती है, उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोल दिया जाता, तो शायद उसका सही इस्तेमाल होता। और वहाँ जो स्कूल का नाम होता, मान लीजिए कोई भी स्कूल का नाम ले लीजिए, ATC कुछ भी ले लीजिए, जब वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अगर स्कूल होता या कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होती, तो सरकार वास्तव में उस प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाती। उसको पता था कि इस प्रॉपर्टी में, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसमें स्कूल खुला है, इंग्लिश मीडियम खुला है या हिंदी मीडियम स्कूल खुला है, और इस स्कूल में हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है, मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ता है, सिख का बच्चा भी पढ़ता है, बौद्ध का बच्चा भी पढ़ता है, पारसी का बच्चा भी पढ़ता है, यानी कि वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, लेकिन भला उसमें हर धर्म के बच्चे का होता। तो गवर्नमेंट जो है इस जो अमेंडमेंट जो हुआ है 2025 में, तो सोच समझ करके जो है उंगली उठाती, लेकिन अमेंडमेंट ही नहीं करते। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, अब वो प्रॉपर्टी जिसमें ना तो किसी मुस्लिम का घर था, बल्कि उसमें दुकानें बना दी गई है, टेंडर दे दिए गए हैं और बड़े बड़े नेताओं ने उसको कब्जा रखा था, तो गवर्नमेंट ने उस हालत को देख करके जो है इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। लेकिन अगर ये सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे होती, तो शायद वो प्रॉपर्टी हमारी अपने पास रहती, उसमें से कोई हिसाब नहीं लिया जाता, बल्कि गवर्नमेंट ये कहती कि हम आपको और चंदा देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपनी प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे हैं ही कहाँ, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी का गरीब का कोई घर नहीं है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में है। जिस तरीके से एडवोकेट साहब ने बात की है, बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन यहाँ तो दूध पीने पर ही प्रतिबंध लगाए बैठे हैं हमारे ही कौम के कुछ लोग, हमारे ही अपने कुछ लोग उस शेरनी के दूध पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए बैठे हैं। क्या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप बहुत समझदार हैं, समाज के लोग बहुत समझदार हैं, समझ रहे होंगे, अगर ये प्रॉपर्टी उन सब लोगों के हाथों में ना होकर के किसी सही राजनीतिक लोगों के हाथों में होती, तो शायद आज हम लोगों को ये इस तरह के इंटरव्यू नहीं देने पड़ते पत्रकार साहब, हम लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते, हम लोगों के सरकार की गुलामी नहीं करनी पड़ती। हमारे लीडरों ने हमें वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी से भी खो दिया, हमें एजुकेशन से भी खो दिया, हमें तालीम से भी खो दिया, हम लोगों को सामाजिक व्यवस्था जो हमारी होती है उससे भी खो दिया, हमें आर्थिक व्यवस्था जो हमारी मजबूत हो सकती थी उससे भी खो दिया, और हमें राजनीतिक से भी खो दिया। हर तरीके से हमारे लोगों ने हम लोगों को खो दिया है और लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। कल मेरे को उम्मीद थी कि हम कल आगे बढ़ेंगे और कुछ नया करेंगे, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, आज हमारे हाथ से निकल गई, और वो निकली नहीं है, वो निकाली गई है, हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों ने निकाली है वो प्रॉपर्टी। आप वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मुझे लगता है कि अब बीजेपी को दोष देने की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी तो हम लोगों की आंखें खोल रही हैं,
हो सकता है कि अगर बीजेपी ना आती आज भी हम उसी अंधेरे में जी रहे होते। बीजेपी ने जो भी काम किया है मुसलमानों को जगाने का काम किया है, भले ही वो सीधा हमें लगता है कि हमारे ऊपर वार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी हम लोगों को जगा रही है और मैं मानता हूं कि इसके लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें एडवोकेट साहब कि मुसलमानों का पिछड़ापन किस तरीके से दूर हो सकता है? देखिए, आपने दो सवाल खड़े कर दिए हैं। एक अपने लीडर्स का जो हमारे रहनुमा है उनके बारे में आपने सवाल उठा दिया, एक बीजेपी को आप अच्छा बता रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा नहीं बता रहा हूँ चौधरी साहब, मेरा कहने का मतलब है बीजेपी की वजह से आंखें खुल रही हैं। देखिए, आंखें समाज को अपनी खोलनी पड़ेगी और उनके रहनुमा नहीं खोलेंगे। बीजेपी आपकी आंखें नहीं खोलेगी। बीजेपी तो हमारे एनकाउंटर कर रही है, चुन चुन के घर में से मार रही है। हम घर में रहेंगे तो पुलिस मारेगी, बाहर रहेंगे तो तब भी हम लोग मरेंगे। हम घर में रहे तब भी मरे, बाहर निकले इससे कुछ सीखने को भी मिलता है? सीखने को नहीं मिल रहा है, हमारे एनकाउंटर हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और बीजेपी कोई मुसलमानों का फायदा नहीं कर रही है। बीजेपी और जो हमारे लीडर है वो दोनों बराबर मानसिकता के लोग हैं। आरएसएस और बजरंग दल की मानसिकता के लोग हमारे लीडर हैं, जिन्होंने कौम को खा लिया है, जिन्होंने कौम को बेच लिया है, जिन्होंने कौम को बर्बाद कर दिया है, आज हमें दलितों से बदतर बना दिया है। वो हमारे जो कौम के रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल रहनुमा हैं, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया और उसी तरीके से हम लोगों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं और दोनों के दोनों लोग वार कर रहे हैं। इधर हमारे रहनुमा भी वार कर रहे हैं, उधर बीजेपी भी वार कर रही है। तो हमें तो मेरी आंखें, आपकी आंखें बंद हो सकती है पत्रकार साहब, क्योंकि आप पत्रकार हैं। आपको आज मेरा इंटरव्यू लेने के बाद कल किसी और का भी लेंगे आप लोग। जो है सवाल तो सवाल रहेगा। तो सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि आप समाज के लोगों की जो आंखें अभी बंद कर रखी है नेता लोगों ने, मेरी आंखें बंद नहीं है। मुझे दिख रहा है कि हमारे राजनीतिक लोगों ने हमें बर्बाद किया। हाँ, मुझे दिख रहा है कि जो बीजेपी सरकार है ये वो भी बर्बादी करने पर लगी है। क्या मानते हैं इस समस्या का हल क्या है? समस्या का हल यही है कि हम लोगों को नेताओं से सवाल करने चाहिए कि आपने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर। सवाल करने के लिए इंसान को सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षा की जागरूकता ही नहीं। मुसलमानों के अंदर नॉलेज है, गट्स हैं, सिर्फ उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। नॉलेज भी है, गट्स भी है, पावर भी है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का नाम ले लेकर के डरा दिया जाता है पत्रकार साहब। इस वजह से हम लोग नहीं बोलते। हमें कहा जाता है कि बीजेपी के तुम खिलाफ बोलोगे तो मारे जाओगे, आरएसएस के खिलाफ बोलोगे तो मारे जाओगे, बजरंग दल के खिलाफ बोलोगे तो मारे जाओगे, अपने नेता से तुम सवाल करोगे तो आप मारे जाओगे। ये डर बिठा दिया गया है, लेकिन हम नहीं डरते हैं। समाज की आंखें खोलने लग रहे हैं कि डरना नहीं है, ना बीजेपी से डरना है, ना आरएसएस से डरना है, ना बजरंग दल से डरना है, ना अपने लीडर से डरना है। हम लोगों को अपनी एजुकेशन पे काम करना है। जब हमारे पास एजुकेशन होगी, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मजबूत होंगे हम लोग। जब हम मजबूत होंगे तो हमारी राजनीति मजबूत होगी, हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगी और हमारा इकोनॉमी व्यवस्था मजबूत होगी। हमारे बच्चे जो और हमारे लोग जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में, और हर जगह हम लोग सक्षम होंगे। हम रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे नेता लोग रास्ता नहीं दिखाना चाहते हम लोगों से। ये वजह है, सिर्फ अंधकार में रखा है, हमारे पूरे समाज को सोवा रखा है। आज तक हम सोए हुए हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जगेगा समाज। और जब जगेगा तो नए रास्ते होंगे, नई तलाश होगी, नई मंजिल होंगे और एक दिन नई पहल होगी। और फिर हमें किसी बीजेपी से डर नहीं, किसी आरएसएस से डर नहीं, किसी बजरंग दल से नहीं, किसी अपने एमपी एमएलए से डर नहीं होगा। जागरूकता कैसे लाएंगे अपने समाज में? देखिए, अगर मैं सोचूं 1 साल 2 साल या 5 साल में जागरूकता लेके आ जाऊं, वो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जज्बात से नहीं चल रहा हूँ। मुझे इस समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाने पड़ेंगे। आज मैं नहीं तो कल 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो समाज में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, और आएगा ज़रूर। किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। आज मैं नहीं आऊँगा तो कोई कल और आएगा, किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। ये सवाल आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन हमारी शुरुआत वक्फ से हुई थी। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि वक्फ के ऊपर किन लोगों का राज रहा है और किन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है? वक्फ की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो कुछ चुनिंदा राजनीतिक लोगों के हाथों में रही है, उन्हीं ने उसका इस्तेमाल किया है। आम मुसलमान को बहुत दूर रखा है। मुसलमानों को तो पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ पर है, ये भी नहीं पता है। अब जब बात जाकर के खुली, अब हम लोगों को कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी चली गई है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। वो चिल्लाते रहे पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट में चिल्लाने से क्या होगा? पार्लियामेंट में चिल्लाने से और कानून फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। पत्रकार साहब, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। आपको, आपके खिलाफ कोई कानून बना है, आपको उसकी लड़ाई लड़नी होगी, और लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट में बोलने से नहीं होगी या मीडिया के सामने बात करने से नहीं होगी, ख़त्म नहीं हो सकती वो लड़ाई। आप जो है कानून फाड़ने से नहीं होगी, भाषण देने से नहीं होगी, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके कानून जो बनाए, आपके खिलाफ कानून बनाए हैं वो रद्द होंगे। और हुए हैं, बहुत सारे कानून हुए हैं।
अब मैं आपको बात बताता हूँ, अभी एक कानून पास हुआ था ट्रैफिक का कि अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी रोकेगा, उस व्यक्ति को जिसकी डेथ हुई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ, थाने में लेके जाएगा, अस्पताल तक लेके जाएगा और उसके बाद 10 लाख रुपए का फाइन भी देगा। तो क्या हुआ था मालूम है आपको? पूरे देश में चक्का जाम हो गया था, पूरे देश की जो है इकोनॉमी व्यवस्था ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ठप हो गई थी। सारे ट्रक, सारी गाड़ियाँ, सब लोग जो है आंदोलन पे उतर आए थे और देश की व्यवस्था जब इकोनॉमी जीडीपी वगैरह डाउन होती चली गई तब सरकार ने उस कानून को रद्द करना पड़ा। किसानों के खिलाफ कानून आया था, उसमें आंदोलन हुए थे, तो सरकार ने मजबूरन होकर के उस कानून को रोकना पड़ा था। क्या असदुद्दीन जैसे और ये जो बड़े बड़े और नेता लोग हैं, क्या इनके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी कि वो इस कानून का विरोध करें? कर सकते विरोध तो किया है, उन्होंने विरोध किया है उस साहब, लेकिन वो माइनॉरिटी में है मुसलमान इस देश में। माइनॉरिटी दलित कहाँ पे हैं बताइए आप मेरे को, सिख कहाँ पे हैं बताइए मेरे को। के खिलाफ कोई कानून नहीं ऐसा बना। कैसी बात करें, रोज दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, वो सारे संगठित होकर अत्याचार होता है, मैं मानता हूँ। उनके पत्रकार साहब, उनके अपने लीडर है, ताकत रखते हैं, उनकी मानसिकता सही है, हमारे लोगों की मानसिकता भ्रष्ट है। बात कानून की हो रही है चौधरी साहब, बात कानून की हो रही है, तो कानून को ख़त्म करने के लिए आज जो लीडर है, जो समाज के जो रहनुमा बने फिर रहे हैं, जो समाज के रहनुमा बने फिर रहे हैं, ये उनको करना चाहिए। उन लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो हम वो जाके रोकेंगे इसको। ये मान सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, आज तक कोई फ़ायदा नहीं किया, कोई भला नहीं किया है मुसलमानों का। और ऐसा लगता भी है, जिस तरीके से देश में ये कानून भी बन रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपको बताया है, हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि वक्फ के पास देश की तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, यानी 2 ही विभाग ऐसे हैं जिन पे वक्फ से ज़्यादा संपत्ति है। और आज मुसलमानों की दशा क्या है, आज मुसलमान किस कगार पर खड़ा हुआ है, ये किसी से न छिप सकता है और न ये छिपाया जा सकता है। लेकिन मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है और उसकी वजह यही है कि हमारे नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। हम समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कौन हमारा बेवकूफ़ बना रहा है। अब मान लीजिए कोई समाज के बीच में जाता ही नहीं है, उनकी समस्या को सुनता नहीं है, हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, हम लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, हम लोगों को हमारे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हम लोगों को अल्लाह के वास्ते मांगने पे मजबूर कर दिया, हम लोग रेढ़ा चला के माइक लगा के मांगने पे मजबूर कर दिया हम लोगों को। और हमारे बच्चों के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था है ही नहीं, कहीं हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा रास्ता मिलेगा ताकि वो आगे बढ़ पाए। हमारा कोई कोचिंग सेंटर, किसी भी तरीके की कोई सुविधा तो नहीं है। हमारे घाट क्षेत्र में जाइए आप, हमारे छप्पर है और छप्पर में जून जुलाई और अगस्त के महीने में जो आग लगती है, अब 200-400 घरों में आग लग जाती होगी, किसी को कोई मतलब नहीं है। और सारे नेता क्या जब से देश आज़ाद हुआ है, क्या यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलते आ रहे, क्या यहाँ विधायक नहीं बनते, क्या एमपी नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनवा पाए उनके घर? स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेज को घर तक नहीं बनवा पाए हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? रहबरों की होगी ना। हमारे स्कूल कॉलेज नहीं है, हमारे घर भी नहीं है, हम लोगों को मांगने में मजबूर कर दे। जब मैं घर से निकलता हूँ तो बाहर जाता हूँ, सब्जी की रेहड़ी हम लगा रहे हैं, पीछे क्रेट रख रहे थे। हमारे बड़े मियाँ 60-60 साल के, 70-80 साल की उम्र के व्यक्ति जो है सब्जी बेच रहे हैं, रेहड़ी हम लोग लगा रहे हैं, केला फल फ्रूट्स हम लोग बेच रहे हैं, अल्लाह के वास्ते हम लोग मांग रहे हैं। हर जगह दुकानों पे हमारी है और सरकार ने कह दिया है कि रेडियो पे नाम लिखा होना चाहिए। सरकार को पता है कि सबसे बड़े मजबूर आदमी यही है, दलित आदमी यही है आज के समय के, जो है इनके पास है ही नहीं कुछ। और जब उस पर नाम लिखा जाएगा कि जाकिर की रेडी है, वाजिद की रेडी है, या गफूर की रेडी है, शकूर की रेडी है, या मुसलमान की रेडी है, उससे तुम्हें फल खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो सरकार तो जानती है कि लोग रेडी वाले रह गए और कुछ है ही नहीं। तो सोचिए कहाँ ला के खड़ा कर दिया। इससे बाहर हमें कैसे निकलना है, वो सोचने का विषय है, वो सवाल करने का विषय है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को कैसे संभालेंगे, कैसे लीडर चाहिए, किस तरह की बात करनी पड़ेगी, किस तरह के रास्ते निकलेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, क्या रास्ता सही होगा, क्या गलत होगा, उस समाज को जागरूक करना होगा। यदि इस तरह के नेता लोग अपने समाज को जागरूक नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ इस्तीफा दे के जाना चाहिए, चले जाना चाहिए यहाँ से। गंदी राजनीति छोड़नी चाहिए आप लोगों को। पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे चौधरी साहब, अगर आपको अपने मुसलमान लोग लेकर के आएँ? देखिए, मैं इतने बड़ा रिच मैन का व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए है मैं इलेक्शन लड़ लूँगा। इलेक्शन अब पैसे का रह गया है, ठीक है। एक अच्छी सोच, जिस तरीके की आपकी सोच है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ
आज समाज में पिछले 2 साल 3 साल से लगातार मैं समाज के बीच में हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया से नहीं था, पूरा रिसर्च किया मैंने, आपके गांव का भी रिसर्च किया है, हर गांव का पूरा बेट विधानसभा का मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि किसी गाँव के अगर 1000 की जनसंख्या है तो केवल वहाँ 4 लोग 12वीं पास हैं, लड़की एक भी नहीं है। दूसरे गाँव में मैं जाता हूँ तो वहाँ पता चला कि 3000 की पॉपुलेशन है, पता चला 12 लोग 12 लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो हालात जब मेरा रिसर्च सामने आता तो मुझे पता चलता है हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि मैं वकालत करके अच्छा पैसा तो कमा रहा हूँ, गाड़ी में घूम लूँगा, एसी के कमरे में अपने घर में सो जाऊँगा, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दूँगा, अपनी फैमिली के अच्छे लिए महल बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई का फ़ायदा मात्र मेरे बच्चे और मेरे घर तक के लोगों को नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार तक के लोगों को नहीं होना चाहिए। मेरी पढ़ाई का फ़ायदा, मेरा आगे बढ़ने का फ़ायदा मेरी कौम को होना चाहिए। नहीं तो ये कौम जैसे आज पिछले पूर्व हम मुस्लिम लीडरों को गाली देती है तो शायद कल हमें भी गाली सुनने को मिलेगी। तो मैं वकालत के साथ साथ इस समाज के अंदर घुस गया हूं और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह हम जब बदलाव की तरफ बढ़ेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे तो समाज के लोग ऑटोमेटिक सामने आएंगे और सपोर्ट करेंगे। और जब हम दोनों समाज के लोग और हम एक साथ चलेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह एक न एक दिन बदलाव आएगा। वो शायरी आपके लिए है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक सही चलूंगा पत्रकार साहब, मैं इस शायरी पे विश्वास नहीं रखता, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता। आप अकेले चले हैं और हमें उम्मीद है, हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं, आप जिस तरीके से चले हैं, जिस तरीके से आपने शुरुआत की है, जो दर्द आपके सीने में है, जो फ़िक्र आपके सीने में है, उसको लेकर के जिस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मुझे पूर्णतः उम्मीद है, 100% मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ही एक दिन वो समय लाएंगे कि आपकी कौम तरक्की करेगी, आपके लोग बदलेंगे और आपको इसका श्रेय मिलेगा। देखिए, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी जगह कोई और भी होता, अगर ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, हौसले के साथ, ताकत के साथ, निडर होके अगर मेहनत करेगा तो वो कोई भी हो सकता है, तो वो कामयाब ज़रूर होगा और वो समाज में बदलाव लेकर ज़रूर आएगा। और इंशाल्लाह अगर हम इसी तरीके से ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, जोश जज्बे के साथ हम लोग चलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। हम लोगों ने ठान रखी है, टारगेट ले रखा है 10 साल का, 15 साल का। तो हम लोग जब इस तरीके से चलते रहेंगे तो समाज के अंदर ज़रूर वास्तव में बदलाव आएगा। मान लीजिए मैं किसी अनफॉर्चुनेटली तरीके से दुनिया में नहीं हूँ, मान लीजिए, लेकिन मैंने कुछ ऐसे आदमी तैयार कर दिए हैं जो हमसे, हमारी तरह चलेंगे या हमसे बेहतर तरीके से चलेंगे और वास्तव में समाज के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। शुरुआत हो चुकी है, हमारा अपना जो एक एजेंडा है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ जो है कोई गाड़ी में कोई नेता नहीं बैठता है और ना हम किसी नेता की गाड़ी में बैठते हैं। हमने ठाना है जो करना है अपनी मानसिकता से करना है, अपने आप से करना है, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। हम लोगों को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह समाज में बदलाव लेकर इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मेहनत सफल होगी। तो इस समय हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट ज़ाकिर चौधरी हैं और मैंने बताया है कि जिस तरीके से अपने समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन अवश्य ही उनकी मेहनत, उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट साहब, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।